बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग 2022 का एडवांस का पेपर फर्स्ट डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में एक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो कि डिस्कस कर लिया था। एंड देन इसके बाद ये क्वेश्चन था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये आपको इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड इसके बाद ये वाला भी हम लोगों ने क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में डिस्कस कर लिया था। एंड ये एक पैराबोला का जो क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट पर बेस्ड क्वेश्चन था जो 2022 में पेपर 1 में पूछा गया था। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज अभी हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स 2022 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्या कह रहा है, कंसिडरिंग द ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हमें इस इक्वेशन की ये जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ITF में जो हमें इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट ये जो कॉस इनवर्स इसको हम लोग टेन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कॉस इनवर्स इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 प्लस पाई स्क्वायर। आपको ये पता है कि अगर हम लोग ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास बेस आ जाएगा अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 प्लस पाई स्क्वायर हमारा हाइपोटेनिस हो जाएगा, ये x हो जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर ये आपका 2 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस पाई स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये वाली जो साइड है इसकी जो लेंथ है वो हमारी क्या आएगी, पाई आएगी। तो इसको हम लोग टेन इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3/2 टेन इनवर्स एंड पाई अपॉन अंडर रूट 2। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हम ये वाला भी जो टर्म है इसको भी चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये हमारे पास जो टर्म दिया हुआ है साइन इनवर्स, तो 2 अंडर रूट 2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर और प्लस 2। तो अगर हम लोग यहाँ से पाई स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एंड 2 अंडर रूट 2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन पाई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को ये जो हमारा टर्म है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं, एक आपका ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन पाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है ये आपका किस चीज़ का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/4 इंटू 2 tan इनवर्स और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 2 अपॉन पाई, क्लियर। प्लस ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 अपॉन पाई, ये हमारे पास। तो हमने क्या किया, सारे जो भी हमारे पास टर्म्स थे इनको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, सब tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 tan इनवर्स पाई अपॉन अंडर रूट 2 प्लस ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 ये रहा और ये रहा हाफ। तो इसको अगर हम लोग पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो 3/2 tan इनवर्स अंडर रूट 2 अपॉन पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए आपका ये 3/2 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आपकी tan इनवर्स की आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी।
तो क्या आएगा 10 इनवर्स पाई अपॉन अंडर रूट 2 प्लस, अगर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसे हम लोग इस तरह से ना लिख के इसे ना हम कॉट इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, कॉट 1 इनवर्स 1 अपॉन एक्स में चेंज कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो 3 अपॉन 2 10 इनवर्स पाई अपॉन अंडर रूट 2 प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन पाई अपॉन 1 माइनस पाई अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन पाई। तो ये आपका अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको 1 आ जाएगा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 10 इनवर्स 3 अपॉन 2 10 इनवर्स और इन्फिनिटी। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 पाई बाई 4 इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3.14 इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आ जाएगा 9.42 अपॉन 4। तो दिस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 एंड इधर आपका आ जाएगा 2.12 और ये 5। तो ये आपका 2.35 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये इसका हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.35 आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन था। तो इसकी आपको क्या करना था, सबसे पहले इसे टेन इनवर्स में कॉस इनवर्स वाले टर्म को आपको चेंज करना था एंड देन साइन इनवर्स वाले टर्म को आपको इसमें टेन इनवर्स में चेंज किया। देन हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी यूज़ की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो केस था वो एक्स पॉजिटिव था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, लेट अल्फा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड एफ इज सच दैट दिस एंड दिस। क्वेश्चन है एफ एक्स की हमें वैल्यू फाइंड, एफ एक्स हमारा इस तरह से डिफाइन है एंड जी एक्स की वैल्यू ये है। तो ये आपका ये जो लिखा हुआ है ये अल्फा प्लस है बेटा। ठीक है, तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें लिमिट की प्रॉपर्टी पता होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी एक्स। अगर आपके पास कहीं होगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अगर कोई भी कंपोजिट फंक्शन है तो उसमें हम लोग लिमिट को क्या है अंदर लेके चले जाएंगे यहाँ से। क्लियर? तो कैसे आएगा अब हमारे पास इस जगह पर, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास जी एक्स इस तरह से डिफाइन है और अल्फा आपका ये सब जगह अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, तो अब इस पर जब हम लोग राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगर आप यहाँ पर अल्फा वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा लॉग 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर मैं इस जगह पर स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करूँगा तो ये लॉग इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो अभी हम लोग इस जगह पर क्या कर सकते हैं अपना एल ऑपिटल रूल, क्योंकि देखिए हमें सबसे पहले इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका आएगा वो आपका क्या आ रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इसमें हम लोग एल ऑपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस और जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा जी एक्स आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए एल ऑपिटल रूल आपका क्या होता है, जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको हम डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे तो 2f डैश एक्स अपॉन समथिंग। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में अंडर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट में अल्फा एंड स्क्वायर रूट एक्स का करेंगे डेरिवेटिव तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट अल्फा एंड ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर स्क्वायर रूट एक्स एंड देन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स।
ये स्क्वायर रूट एक्स का। तो ये हमारा इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या आ गया, डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 इंटू, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस ई टू दी पावर स्क्वायर रूट एल्फा अपॉन स्क्वायर रूट में x माइनस एल्फा और 1 अपॉन स्क्वायर रूट x आ जाएगा इस जगह पर, एंड लिमिट x टेंड्स टू एल्फा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग अगेन इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी अगेन किस तरह से हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगेन 0/0 का जो फॉर्म आएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू एल्फा प्लस और 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे e टू दी पावर स्क्वायर रूट x इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x और अपॉन 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, और ये आपका e टू दी पावर ये आपका अलग हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एल्फा प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर अंडर रूट x। तो ये आपका e टू दी पावर अंडर रूट एक्स और e की पावर अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, पूरा कंप्लीटली अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, f(2) की वैल्यू हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है। और जबकि हमारे पास fx ये स्मॉल fx है, या आप कैपिटल fx ले सकते हैं, तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर x की वैल्यू ये हमारे पास 2 आ रही है तो f(2) की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, sin π/6 आ जाएगी, और sin π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगा। तो ये इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन, एक हमारा ITF का था वो भी इजी क्वेश्चन था, एंड ये लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चंस था, एंड कंपोजिट फंक्शन को यूज़ करके किया गया था। तो आपको इसमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे, लिमिट x टेंड्स टू एल्फा प्लस अगर दिखाई देता है, एंड तो उसमें क्या होगा, लिमिट आप अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमने क्या किया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी बाय एल ऑपिटल रूल्स यूज़ करके, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमें एग्जैक्टली इस समय क्या करना था, हमें f(2) की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए स्टडी अबाउट ए पैंडेमिक डेटा ऑफ 900 पर्सन वाज कलेक्टेड, इट वाज फाउंड 190 पर्सन हैड फीवर्स ऑफ सिम्टम। तो हमने एज्यूम कर लिया ए हमारे पास फीवर वाले सिम्टम्स हैं, तो ये हमारा सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 11 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या इसने बोला है। तो n ऑफ a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 190 आ जाएगी। फिर इसके बाद जिसके पास कफ के सिम्टम्स हैं वो हमारे कितने आ जाएंगे, 220 आ जाएंगे। एंड फिर इसके बाद क्या बोलता है, 220 जिनको ब्रेथिंग में प्रॉब्लम है, n ऑफ c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। ठीक है, एंड देन क्या कहता है कि 330 पर्सन्स जिनको प्रॉब्लम है किसमें, फीवर और कफ और बोथ। तो फीवर हमने किससे रिलेट किया था, ए से रिलेट किया था। तो इसका मतलब उसने हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, n ऑफ a यूनियन b दे रखा है। तो n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू उसने हमें कितनी दे रखी है, 330 दे रखी है। सारा डेटा आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद कफ एंड ब्रेथिंग में, तो कफ एंड ब्रेथिंग का मतलब n ऑफ b यूनियन c की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 350 दे रखी है। एंड फीवर एंड ब्रेथिंग में n ऑफ a यूनियन c, इसकी जो वैल्यू है a यूनियन c की जो वैल्यू है वो हमें उसने कितनी दे रखी है, 340 दे रखी है। एंड 30 पर्सन्स जिनको क्या है, सारे सिम्टम्स हैं,
मतलब n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दिस इज इक्वल टू 30। तो कहता है इफ ए पर्सन इज चूजन एट रैंडमली दीज 900 पर्सन्स, तो देन द probability that the person has at most one symptom, यानी हर पर्सन को एट मोस्ट वन सिम्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं बच्चों को जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो जनरली ये बोलता रहता हूँ मैथ्स के अंदर एक एटलीस्ट वाली जो लैंग्वेज है और एक एटमोस्ट की जो लैंग्वेज है, इसका बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एटलीस्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे एंड एटमोस्ट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो अब ये आपके पास हमें एटमोस्ट वन सिम्टम्स हो, मतलब एटमोस्ट वन सिम्टम होने का मतलब है कि उस बंदे को कोई भी एक भी सिम्टम नहीं होगा, मतलब ना तो उसको कोल्ड होगा, ना फीवर होगा, ना ब्रेथिंग प्रॉब्लम होगी, एंड या क्या हो सकता है फिर सिंगल कंडीशन होगी, या तो फीवर हो सकता है या कफ हो सकता है, एंड ये मतलब उस पर्सन को दोनों कंडीशंस नहीं होंगी। एटमोस्ट का मतलब है या तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, या इन सारे सिम्टम्स में केवल एक ही हो, ठीक है, दोनों सिम्टम नहीं हो सकते। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इस जगह से सबसे पहले हम लोग n ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अगर आप n ऑफ A यूनियन B की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो n ऑफ A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 330, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 190 प्लस 220 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये आपका इधर चला जाएगा, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, n ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो ये आपका आ जाएगा 9310 0 911 410 माइनस 330, तो दिस इज इक्वल टू 80%। मतलब 80% आपके पास ऐसे हैं कि जिनको क्या है, दोनों ही सिम्टम्स हैं। फिर इसी तरह से n ऑफ B यूनियन C की वैल्यू हम लगाएंगे, तो यहाँ पर 350 आ जाएगा आपका, n ऑफ B की वैल्यू 220 प्लस 220 माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C। तो n ऑफ B इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 440 माइनस 350, दिस इज इक्वल टू 90। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, n ऑफ C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C की वैल्यू निकालेंगे। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन C अब मैं ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस जगह पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 220 प्लस 190 माइनस ये जो n ऑफ A यूनियन C है, ये आपका इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 340 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 320, और ये आपका 410 है ना, 410 माइनस 340, दिस इज इक्वल टू आपके 70 आ गए। अब वो ये बोलता है, अब हमने क्या किया, सारी चीज़ें अपनी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, तब हम इसका ना वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लास 11th की सेट थ्योरी की एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चंस था। तो ये A सिम्टम वाले कंडीशन वाले लोग हैं, एंड ये B सिम्टम के हैं, कफ है जिनको, और C हमारा जिनको ब्रेथिंग प्रॉब्लम है। तो n ऑफ A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी दे रखी है 190 दे रखी है। ये टोटल कितने लोग हैं 190 है। n ऑफ C की वैल्यू कितनी है 220 है, और n ऑफ B की वैल्यू आपकी कितनी है 220 है। तो ये उसने हमें टोटल दे रखा है। अब कह रहा है कि 30% ऐसे हैं कि जिनको सब में प्रॉब्लम है। तो 30 ये हमारा वो पोर्शन है कि जहां पर सारे केसेस आपके आ जाएंगे। तो 30% आपके ये हो गए, और अब उसने हमें बोला है ये हमारे पास A था, ये B था, एंड ये C था। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारी कितनी है 80 है। मतलब क्या हो गया, ये लोग हो गए आपके 50। टोटल आपका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। फिर इसके बाद A इंटरसेक्शन C की हमारी वैल्यू कितनी है 70 है। तो यहाँ पर आपका 30 ये इंक्लूड हो गया, तो ये आपके 40 आ जाएंगे। इसी तरह से B इंटरसेक्शन C की अगर हम लोग बात करें,
तो ये आपके टोटल कितने लोग हैं बी इंटरसेक्शन सी में, 90 लोग हैं, तो ये आपके हो गए 60% हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, उसने हमें बोला है एन ऑफ ए की जो वैल्यू है, एन ऑफ ए की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 190 है। तो ये आपके कितने हो गए 80, 120 तो आपके ये हो गए, तो बचे 70 लोग। 70% ऐसे थे कि जिनको ओनली फीवर था। इसी तरह से बी में अगर हम बात करेंगे तो 50, 140, 50, 30, 160 और ये आपका आ जाएगा कितना 30, 80, 140 और ये आपका 220, मतलब 80% ऐसे थे कि जिनको ओनली फीवर था। फिर इसके बाद 220 में आपका ये क्या आ जाएगा 90 प्लस 40, तो ये आपका 130 हो गया। 130 मतलब 90% ऐसे थे कि जिनको केवल ब्रेथिंग प्रॉब्लम थी। अब उसने हमसे पूछा है कि वो हमें लोग चाहिए कि जिनको एटमोस्ट सिंगल सिम्टम्स हो या कुछ भी सिम्टम ना हो। तो अगर मैं इस जगह पर इन सबका एक बार टोटल चेक करूंगा कि टोटल लोग हमारे पास ये कितने हैं, तो ये हमारे पास टोटल पर्सन कितने थे, टोटल 900 पर्सन्स थे आपके पास। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये एन ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 190 और इधर आपका 190 ये हो गया प्लस 140, 190 एंड 140 और प्लस 90, तो दिस इज इक्वल टू 0, 918 प्लस 422, 218 2 और ये आ गया 420। तो मतलब 900 माइनस 420 की अगर हम लोग बात करें, ये वो लोग थे कि जिनको कोई भी सिम्टम नहीं था। ठीक है, तो इनको कोई भी सिम्टम नहीं है, तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 480% ऐसे लोग थे कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चे जनरली क्या है कि लास्ट में आके इसको चेक नहीं करते हैं कि ये हमारे पास हो सकता है कि ये टोटल सारे केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस डेटा को देखें तो जितने भी टोटल पर्सन्स थे जिनको 420% ऐसे थे कि जिनको कोई ना कोई सिम्टम था, लेकिन जो 480% थे उनको कोई भी सिम्टम नहीं था। तो ये आपके क्या आ गए 480% ऐसे आ गए कि जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी। तो अब उसने हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो पर्सन्स जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है, तो 4 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। फिर इसके बाद ओनली 1, तो ये जिनको केवल फीवर था वो 70 लोग थे, जिनको कफ था, सॉरी ये हमारा फर्स्ट वाला फीवर का है। फिर सेकंड हमारा 80% ऐसे थे जिनको कफ की प्रॉब्लम थी, एंड फिर इसके बाद 90% ऐसे थे ये। तो ये टोटल हमारे पर्सन्स आ गए। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 480 प्लस ये आपका हो जाएगा 150 और प्लस 150 और प्लस 90 आपका कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240 मतलब 720% आ जाएंगे। ठीक है, 600 प्लस दिस, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 720। टोटल नंबर ऑफ केसेस से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8/10 है ना, 9 × 8 72 और ये तो 0.8 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी कि जिनको एटमोस्ट 1 सिम्टम था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो बोलता है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जो कि बोलता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है W, ठीक है, ये हमारा कैसा नंबर है, एक प्योरली रियल नंबर है। और अगर कोई भी नंबर प्योरली रियल नंबर होता है तो उसके पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या प्रॉपर्टी होती है, Z = Z⁻। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस इधर आपका आ जाएगा 4Z² माइनस का 3Z + 2, ऊपर आपका न्यूमरेटर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6Z। मतलब हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस इधर आपका आ जाएगा 6Z और इधर से हमने क्या किया 2Z को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2Z कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2Z प्लस इधर आ जाएगा
1/z और माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपका कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1 + 3/2z + 1/z -3। अब वो बोलता है कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर है हम लोगों के पास, ये कैसा नंबर है, ये हमारे पास जो नंबर है ये प्योरली कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ये जो नंबर है आपका पूरा प्योरली रियल नंबर है। तो देखिए ये आपका रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो मतलब इसका मतलब ये एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर जिस समय ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, तो ये जो W है वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा रियल हो जाएगा। तो अगर ये नंबर आपका रियल नंबर है तो ये इसकी प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी 2z + 1/z। तो अगर ये रियल है नंबर तो इसका मतलब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी 2/z + 1/z बार। अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली कैसा है, रियल नंबर है, तो वो इस बात को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इधर आ जाएगा 2 × z - z बार + 1/z - 1/z बार आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × z - z बार और प्लस z बार माइनस z/mod z²। दिस इज इक्वल टू 0। माइनस आप कॉमन ले लेंगे, z - z बार आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बचेगा 2 - 1/mod z²। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये दोनों आपके क्या हैं, z और z बार आपके क्या हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी इक्वल होगी, तो 1/mod z² इज इक्वल टू 2। तो mod z² की जो वैल्यू है, हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, mod z² की वैल्यू फंड निकालनी है। तो mod z इक्वल टू 1/2। तो देखिए ये भी बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, तो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देखिए 2022 में मेंस एडवांस के पेपर में पेपर 1 है ना इजी आता है। हमेशा एडवांस के पेपर में ज़रूर ये होता है कि आपका अगर पेपर 1 इजी आएगा तो पेपर 2 डिफ़िकल्ट आएगा, पेपर 2 डिफ़िकल्ट होगा तो एक पेपर बच्चों के लिए काफ़ी इजी रहता है, तो उसे आराम से किया जा सकता है। तो बच्चे आप लोग प्रिपरेशन करते समय बिल्कुल ये ध्यान रखें कि आपको जो भी आपको बेसिक नॉलेज है वो आपको अपनी कंप्लीट रखनी है, सारा रिवीजन करना है, सारे फार्मूले आपको आने चाहिए और बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। आपको अगर आपने पूरे 2 साल पढ़ाई की हुई है तो आप वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।